Hello children, hope all of us are doing good. The topic that we will study today is soil, and the things we will learn are composition of soil, soil profile, types of soil, soil and crops, properties of soil and soil erosion. Now the ground below your feet is soil. The ground in which plants have their roots is soil too. The place in which some animals like rats, snakes, ants make their shelter is the soil. Soil is a thin layer of material covering the earth's surface. तो हमारे पैर के नीचे जो ग्राउंड है वो सॉइल है, यानी कि मिट्टी है. अब यहीं पे यानी कि सॉइल में प्लांट्स ग्रो करते हैं और बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं छोटे वाले जैसे कि रैट, स्नेक्स, चींटियाँ वगैरह जो कि सॉइल में ही अपना शेल्टर बना के रहते हैं. सॉइल जो है एक बहुत ही थिन लेयर है एक मटेरियल की जो कि अर्थ की सरफेस को कवर करती है. Soil has all the properties to sustain life. It has water available for plants and animals, air spaces for them to breathe, and nutrients which serve as food for plant growth. Thus, soil is a habitat of many species of animals and plants. अब सॉइल में वो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो किसी भी लाइफ को सस्टेन कर सकती हैं. इसमें पानी है, इसमें एयर है इसकी स्पेसेस के बीच में, फिर इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं. लेट अस लुक एट दी composition of soil. Now soil is a mixture of different things: weathered rocks, minerals, dead and decaying plants and animals. Soil has both organic and inorganic materials. The inorganic materials are the rocks that have been broken down into smaller pieces. The size of the pieces varies. It may appear as pebbles, that is gravel, small particles as sand and clay, then animal excreta or waste, and their dead and decayed parts make up for the organic material in the soil. The decayed parts may include rotten leaves, flowers, or animals that have died and are decaying until they become a part of the soil. Soil also has water and air in it. तो soil जो है वो बहुत सारी अलग अलग चीज़ों का मिक्सचर है जो रॉक्स वेदरिंग की वजह से छोटे छोटे पीसेस में हो गई हैं, या फिर इनमें मिनरल्स होते हैं, डेड या डीकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं. तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल दोनों होते हैं. अब ऑर्गेनिक मटेरियल में आता है जो डीकेड प्लांट्स, एनिमल्स वगैरह हैं, ये आते हैं. अब इनके वजह से जो है सॉइल में फर्टिलिटी भी बढ़ती है, फिर सॉइल में पानी भी होता है. द अमाउंट ऑफ वाटर इन द सॉइल इज क्लोजली लिंक्ड विद द क्लाइमेट एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रीजन. सॉइल इज एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स. अ मेजर पार्ट ऑफ सॉइल इज कंपोज्ड ऑफ मिनरल पार्टिकल्स व्हिच कम फ्रॉम द अंडरलाइंग रॉक्स दैट अंडरगो अ चेंज और वेदरिंग. अब सॉइल के अंदर पानी का अमाउंट उसकी क्लाइमेट पे डिपेंड करता है और बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है. ये एक नेचुरल सोर्स है. अब सॉइल का जो एक मेजर कॉम्पोजिशन है वो मिनरल के पार्टिकल्स हैं जो कि इसके नीचे की जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उनसे इनमें आता है जब उन पत्थरों की वेदरिंग होती है. Thus, soil is a rich source of mineral wealth for us. The type of mineral particles present in the soil depends on the parent rock from which the soil is formed. The composition of the soil affects the plants and animals that live there. Thus, soil forms a link between abiotic and biotic factors of the terrestrial ecosystem. तो soil की जो composition होती है उससे फ़र्क पड़ता है कि उस जगह के जहाँ पे वो सॉइल है वहाँ के प्लांट्स और एनिमल्स कैसे रहते हैं. तो इसी वजह से जो सॉइल है वो किसी भी इकोसिस्टम के एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स के बीच में लिंक बन जाती है. नाउ थिंक, व्हाई इज सॉइल एसेंशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. नाउ लेट अस लुक एट अ सॉइल प्रोफाइल. अब सॉइल जो है वो हो सकता है सिर्फ कुछ सेंटीमीटर्स डीप हो या फिर कुछ मीटर्स डीप हो रॉक्स तक जो नीचे जाए, लेकिन कितनी भी इसकी डेप्थ हो, जो सॉइल का वर्टिकल सेक्शन होता है अगर हम उसको ऑब्जर्व करें तो उसमें अलग अलग लेयर्स नजर आती हैं. इनको सॉइल की प्रोफाइल कहा जाता है. सॉइल की हर लेयर दूसरे से डिफरेंट होती है इन टर्म्स की उसका कलर क्या है, उसके पार्टिकल्स का साइज क्या है या उसका टेक्सचर क्या है. तो ये जो सॉइल के लेयर्स हैं इनको होराइजन्स कहा जाता है. जो साइंटिस्ट हैं वो इन लेयर्स को अलग अलग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं जैसे कि O, A, B, C and R. However, most soils have only 3 major horizons. जो सरफेस की होराइजन होती है उसको A कहते हैं, उसके नीचे सब सॉइल होती है जिसको B कहते हैं और सबसे नीचे बेस आती है जिसको C कहते हैं. कुछ सॉइल्स ऐसी हैं जिनमें की ऑर्गेनिक होराइजन होती है जिसको कि O कहा जाता है, वो उसके सरफेस पर होती है. लेकिन ये वाली जो होराइजन है
ये नीचे भी बेरीड हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि सरफेस पर ही हो। फिर आती है होराइजन आर, यानी कि जो नीचे की हार्ड बेड रॉक है। सो लेट अस फर्स्ट लुक एट दी ओ होराइजन। ये सबसे ऊपर की ऑर्गेनिक लेयर होती है सॉइल की। इसमें ज़्यादातर पत्तियों का, जो सूखी पत्तियों का बचा हुआ रिमेन्स होते हैं वो मिक्स्ड होता है। यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिक मैटर है, यानी कि पेड़ पौधे या जो भी कुछ हैं या छोटे एनिमल्स हैं, ये डिकम्पोज हो जाते हैं, तो जो उनके न्यूट्रिएंट्स हैं वो इसमें मिक्स हो जाते हैं, जिसको कि ह्यूमस कहा जाता है। ह्यूमस की वजह से इस सॉइल को थोड़ा सा डार्क कलर मिल जाता है और यहाँ पे प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होती है। उसके बाद आता है ए होराइजन, इसको टॉप सॉइल कहा जाता है। ये ओ होराइजन के नीचे होती है और बी होराइजन से ऊपर होती है। इसमें बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं, ये सॉफ्ट होती है, पोरस होती है और ये पानी को पकड़ के या होल्ड करके रख सकती है। ज़्यादातर सीड्स यहीं पे जर्मिनेट करते हैं और प्लांट्स की रूट यहाँ पे ग्रो करती हैं। ये डार्क कलर की लेयर होती है और इसमें भी थोड़ा बहुत ह्यूमस मिक्स्ड रहता है मिनरल पार्टिकल्स के साथ। उसके बाद आती है बी होराइजन। ये जो है इसको सब सॉइल कहा जाता है। इसमें क्ले ज़्यादा होती है और मिनरल्स के बहुत ही रिच डिपॉजिट्स होते हैं। इट रिसीव्स अ रिच मिनरल कंटेंट फ्रॉम लेयर्स अबव इट व्हेन मिनरल मिक्स्ड वाटर ड्रिप्स फ्रॉम द लेयर्स अबव। इसके अंदर बहुत ही कॉम्पैक्ट पार्टिकल्स होते हैं सॉइल के और रूट्स जो होते हैं प्लांट्स के वो यहाँ पे या इस लेयर तक पहुँच सकते हैं। देन वी हैव दी सी होराइजन, इसको रिगोलिथ भी कहा जाता है। ये बी होराइजन के नीचे होती है, आर होराइजन से ऊपर होती है। इसकी जो सॉइल है उसमें ज़्यादातर जो पेरेंट रॉक के यानी कि बेड रॉक के छोटे टूटे हुए पीसेस होते हैं वो मिलते हैं। प्लांट रूट्स यहाँ पे ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं कर सकती और यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर भी बहुत ही कम होता है। और सबसे नीचे आता है आर होराइजन। ये सबसे नीचे की लेयर है। इस जोन में जो पेरेंट यानी कि बेड रॉक है वो मौजूद होता है। ये वाली जो बेड रॉक है ये अनवेदर्ड होती है और ये डिसाइड करती है कि किसी जगह की सॉइल कैसी होगी। नाउ लेट अस लुक एट दी टाइप्स ऑफ सॉइल्स। The type of soil varies from one place to other on the earth and can even vary from one place to another in your own backyard. Now the combination of soil particles brings a change in the nature of soil and decides the soil type. It is a fact. Pedology is the science of distribution and morphology of soil. So soil के जो particles हैं वो साइज में अलग अलग तरीके के होते हैं और इन्हीं के डिफरेंसेस की वजह से अलग अलग टाइप की सैंड, सिल्ट या क्ले बनती है। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी साइज और इनके प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करते हैं। सो इफ यू लुक एट सैंड, सैंड में बहुत बड़े पार्टिकल्स होते हैं सॉइल के। आप इसको अगर आप हाथ पे रब करें तो आपको ये रफ फील होती है क्योंकि इसके शार्प एजेस होते हैं। अब ये ज़्यादा पानी और न्यूट्रिएंट्स को होल्ड नहीं कर सकते। फिर आती है सिल्ट। ये सॉइल में साइज पार्टिकल्स जो हैं सैंड और क्ले के बीच के होते हैं। अब सिल्ट जो है हाथ लगाने में या टच करने में बड़ी स्मूथ और पाउडरी तरह की होती है। अब ये स्टिकी नहीं होती। इसके बाद आती है क्ले। इसमें बहुत ही फाइन या महीन पार्टिकल्स होते हैं। ये बहुत स्मूथ होती है जब ड्राई होती है, लेकिन अगर गीली होती है तो ये चिपचिपी यानी कि स्टिकी हो जाती है। नाउ सैंड, सिल्ट एंड क्ले आर द बेसिक टाइप्स ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। ज़्यादातर सॉइल जो है इनके कॉम्बिनेशन से बनती है। तो सॉइल में ये जो तीन चीज़ें हैं ना, सैंड, सिल्ट और क्ले, इनका कॉम्बिनेशन क्या है उस पर डिपेंड करता है कि सॉइल क्लेई है, लोमी है या फिर सैंडी है। जिस सॉइल में सैंड ज़्यादा है और क्ले बहुत कम है वो हल्की होती है। इस टाइप की सॉइल में एयर स्पेसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो पानी का ड्रेनेज अच्छा नहीं होता और इसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत कम होते हैं। इस टाइप की सॉइल को सैंडी सॉइल कहा जाता है। ये हमें सी बीचेस पे और डेजर्ट्स में मिलती है। ये इसमें इस टाइप की जो सॉइल है इसमें से पानी बहुत इजीली बह जाता है, तो ये सॉइल जो है सरफेस के ऊपर ड्राई रहती है। फिर उसके बाद क्ले जिस सॉइल में ज़्यादा होता है उसे क्लेई सॉइल कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा पानी को होल्ड करती है। अब इसमें से एयर इजीली पास नहीं हो सकती, तो इस सॉइल में वेजिटेशन ज़्यादा अच्छे से ग्रो नहीं करती। जो क्ले है इसमें प्लास्टिसिटी होती है और क्योंकि पानी का वेरिएबल कंटेंट होता है, मतलब अलग अलग मात्रा में ये पानी होल्ड कर सकती है, तो इसको हार्ड किया जा सकता है जब इसको ड्राई करते हैं या इसको अगर हम आग में जलाते हैं। तो इस टाइप की सॉइल को मोल्ड करके हम अलग
अलग अलग टाइप के टॉयज, बर्तन या फिर आइडल्स यानी कि मूर्तियां वगैरह बना सकते हैं। जिस सॉइल में क्ले और सैंड और सिल्ट बराबर अमाउंट में होते हैं उसे लोमी सॉइल कहते हैं। नाउ लेट अस डू इट। टू कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ द थ्री टाइप्स ऑफ सॉइल, take equal amounts of sandy, clay and loamy soils. Now moisten them thoroughly with water and do the following activities. Try to shape the soil into a ball. Check whether the soil is sticky. Try to squeeze the soil. Try to roll the soil into an elongated earthworm-like shape. Now you will observe that sandy soil does not form a ball and falls apart in your hand. It shows that sandy soil cannot retain water. Clay soil becomes sticky and hard to squeeze. It also stains your hands and shines when rubbed. So it can form a long ribbon without breaking. It shows that clay soil can hold water. Loamy soil is easy to squeeze. On touching the wet soil, it does not give a feeling of silkiness or stickiness. It shows that loamy soil can retain sufficient amount of water. Now let us look at सॉइल एंड क्रॉप्स। जितनी भी सॉइल की अलग अलग वैरायटीज हैं वो सारी क्रॉप्स ग्रो करने के लिए अच्छी नहीं है। लोमी सॉइल जो है वो बेस्ट है प्लांट्स या क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। दिस सॉइल इज फाउंड इन अ मेजॉरिटी ऑफ रीजन्स अराउंड द वर्ल्ड नोन फॉर देयर फर्टाइल लैंड एंड सक्सेसफुल एग्रीकल्चरल फार्म्स। जो लोमी सॉइल है इसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छे होते हैं सैंडी सॉइल के मुकाबले, और इसमें जो इन्फिल्ट्रेशन और ड्रेनेज है वो प्रॉपर्टी भी उतनी है जितनी की रिक्वायर्ड है प्लांट्स ग्रो करने के लिए, और ये क्ले सॉइल से ज़्यादा इजी होती है हैंडल करने के लिए। एडिशनली इसके अंदर मिनरल कॉम्पोजिशन होता है, ह्यूमस होता है यानी कि ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। जो ऑर्गेनिक मैटर है वो जनरली यहाँ पे टॉप मोस्ट लेयर में होता है। इसमें डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है जैसे कि वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। फिर जो डीकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है सॉइल में उसको ह्यूमस कहा जाता है। इसकी वजह से सॉइल को डार्क कलर मिलता है। इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं और इसमें यूनिफॉर्म पानी को रिटेन करने की, होल्ड करने की प्रॉपर्टी होती है, और प्रॉपर ड्रेनेज की कैपेसिटी भी होती है। It is a fact, lightning is a discharge of electricity in the atmosphere. Lightning bolts can travel at around 210,000 kilometers per hour and reach nearly 30,000 degrees Celsius in temperature. अब ह्यूमस में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सॉइल में नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करता है। एयर में नाइट्रोजन होती है, ये अवेलेबल तो है प्लांट्स को लेकिन इसको वो डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, तो ये बैक्टीरिया उसको फिक्स करता है। अब ह्यूमस की वजह से सॉइल को कलर मिलता है। अगर सॉइल का कलर ब्लैक है इसका मतलब उसमें ह्यूमस बहुत ज़्यादा है और ये फर्टाइल है। अगर सॉइल लाइट कलर की है तो इसका मतलब उसमें ह्यूमस या फिर ऑर्गेनिक मैटर कम है, तो वो सॉइल इनफर्टाइल होती है। बिसाइड्स मिनरल पार्टिकल्स इन सॉइल एंड ऑर्गेनिक मैटर, टू मोर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल डिसाइड इट्स फर्टिलिटी एंड दे आर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड पोरोसिटी। अगर सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है जैसे कि क्लेई सॉइल की, तो उसमें जो एयर स्पेस है वो कम रह जाता है, तो ये फिर आइडियल नहीं है क्रॉप्स ग्रो करने के लिए। और अगर इसमें पोरोसिटी यानी कि एयर स्पेसेस ज़्यादा हों जैसे कि सैंडी सॉइल में होते हैं, तब इसमें जो पानी को रिटेन करने की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से सॉइल अगेन प्लांट्स ग्रो करने के लिए फिट नहीं रहती। तो सॉइल का जो मॉइस्चर है वो हेल्प करता है कि प्लांट्स कितने मिनरल्स को ऑब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि ये मिनरल्स पानी में डिसॉल्व होते हैं जो कि ये सॉइल के अंदर होते हैं, फिर रूट्स इनको अपने अंदर लेते हैं। एटमॉस्फेयर सप्लाइज एयर टू रूट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन इट। Then loamy soil has a balanced water and air retention capacity and hence it is most fertile. क्योंकि लोमी सॉइल में पानी की मात्रा बैलेंस में रहती है, उसमें एयर भी अंदर रहती है, तो प्लांट्स के लिए ये फर्टाइल सॉइल है। अब अगर एयर स्पेसेस को सॉइल में बंद कर दिया जाए तो जो प्लांट्स की रूट्स हैं उनको सफोकेशन होती है और प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते। एनिमल्स जो हैं वो भी सॉइल की क्वालिटी को एनहांस करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। अब नेचर में अर्थवर्म्स जो हैं उनको फार्मर्स का दोस्त यानी कि फ्रेंड कहा गया है, क्योंकि ये सॉइल को थोड़ा सा ऊपर नीचे हिलाते हैं यानी कि टिलिंग ऑफ सॉइल करते हैं। इससे क्या होता है कि सॉइल में एयर गैप्स आ जाते हैं, फिर ये सॉइल को खा करके उसे बाहर निकालते हैं, तो उनमें न्यूट्रिएंट्स भी आ जाते हैं इनके एक्सक्रीटा से, जिसको कि वर्म कास्ट कहा जाता है। तो इस वजह से सॉइल थोड़ी लूज भी होती है
और प्लांट्स इजीली ग्रो करते हैं. नाउ लेट अस लुक एट द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल. The physical properties of soil are based on its permeability, porosity and water holding capacity. It also depends on the size of its particles and presence of minerals in it. So let us perform an activity to find the properties of different soil. Let us do it. To examine the water holding capacity of various soils, take 3 different bottles and place a funnel in each. Layer the funnel with muslin cloth. Collect 3 types of soil: sandy, clayey and loamy. Put sandy soil in a funnel and label the bottle as S. Put clayey soil in one and label it as C. And put loamy soil in the third funnel and label it as L. Pour the same amount of water in the 3 types of soil. Note the amount and time each takes to collect water in the bottles. Your observation will let you know the permeability of different soils and their water holding capacity. You will find that water percolates easily through sandy soil but takes a long time to percolate through clay soil. Now let us look at the property of these types of soils. For porosity, sandy soil has mostly large pores, loamy soil has small pores predominantly, and clay soil has fine pores. Then when we look at permeability, sandy soils permeability is rapid, loamy soils is low to moderate and clay soils is low. Then when we look at the water holding capacity, sandy soils capacity is limited, loamy soils capacity is medium and clay soils capacity is very large. Now chemical properties of soil relates to its basic or acidic nature, salinity and presence of organic matter. एसिडिक और अल्कलाइन. अब सॉइल कितनी एसिडिक है या उसकी बेसिक नेचर है, ये हमें टेस्ट करना पड़ता है कोई भी क्रॉप्स ग्रो करने से पहले. ये इसलिए ज़रूरी है ताकि सॉइल को हम प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सकें जिससे कि क्रॉप की जो पैदावार और ग्रोथ है प्लांट की वो बढ़िया हो सके. अलग अलग प्लांट्स को डिफरेंट टाइप की सॉइल चाहिए होती है. जैसे कि जो रोडेंड्रॉन्स हैं वो एसिडिक सॉइल में ग्रो करते हैं, फिर लेडी फिंगर जो है वो अल्कलाइन या फिर बेसिक सॉइल में अच्छे से ग्रो करती है. पोमोग्रेनेट और सेलरी जो है वो न्यूट्रल सॉइल्स में अच्छे ग्रो करते हैं. The acidity or alkalinity of soil can be tested using a litmus solution. Salinity, इसका मतलब है कि सॉइल में कितने अमाउंट में सॉल्ट प्रेजेंट है. Due to high evaporation and low rainfall, salts accumulate in the soil making it saline. अब सॉइल को हम सॉइल में ऐड भी कर सकते हैं इरिगेशन वाले पानी में ऐड करके या फिर फर्टिलाइजर्स के थ्रू या फिर कंपोस्ट और मैन्योर के थ्रू. समर्स में विंटर्स के मुकाबले ज़्यादा इवेपोरेशन होती है, इसलिए सॉइल्स जो हैं समर में ज़्यादा मॉइस्चर लूज करते हैं और समर में बहुत ज़्यादा सेलाइन हो जाते हैं. देन ऑर्गेनिक मैटर. Presence of organic matter stabilizes the soil structure, improves its water holding capacity, supplies energy and body building constituents for soil organisms. Now it is a fact, Hydrangea microphylla works like an indicator of soil's nature. In acidic soil its flowers are blue and in alkaline soil they are pink. Let us do it. To check the acidity or basicity of various soils, take a sample of soil, add water and let the soil stand in water for some time. Take the solution in 2 different test tubes and put red litmus and blue litmus in each. The acidic soil will turn blue litmus red. The alkaline soil will turn red litmus blue. The neutral soil will show no change in any of the litmus solutions. Now let us look at soil erosion. सॉइल की जो सबसे ऊपर की लेयर होती है टॉप सॉइल वो बहुत ही फर्टाइल होती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग विंड्स या फिर बारिश के पानी में ये बह जाती हैं. इसको सॉइल इरोजन कहा जाता है. अब इसके वजह से जो लैंड है वो बैरन हो जाता है यानी कि उपजाऊ नहीं रहता. सॉइल इरोजन होती है अगर हम किसी जगह पे बहुत ज़्यादा जानवरों को चराने के लिए ले जाएं, फिर जो जानवर हैं वो बहुत ज़्यादा घास वगैरह खाते हैं तो जो घास होती है उसकी रूट सॉइल को बांध के रखती हैं, वो हट जाए तो सॉइल को बांधने वाले एजेंट नहीं रहते. अब ये सॉइल एक्सपोज हो जाती है तो जो वेदरिंग एजेंट्स हैं उनके वजह से ये सॉइल बह जाती है. अगर बहुत ज़्यादा
पेड़ और जंगल काट दिए जाएं तो उसके वजह से भी सॉइल इरोजन होती है। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों का कटना, घरों का बनाना, रोड्स, ब्रिजेस, डैम्स का बनाना, ये सब रीजंस हैं सॉइल इरोजन के। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाएं ताकि सॉइल को इरोजन से बचा सकें। पेड़ की जो जड़ें हैं वो मिट्टी को, सॉइल को बांध करके रखती हैं। इनकी वजह से अगर बारिश का पानी हो या तेज़ हवाएं बह रही हों तो ऊपर की जो फर्टाइल वाली लेयर होती है टॉप सॉइल, वो बहती नहीं है। Farmers should use natural organic fertilizers such as cow dung and compost instead of chemical fertilizers to reduce soil degradation. They should also practice crop rotation to prevent soil damage. Terrace farming is an effective method to check soil erosion in the hills. Now let us take a quick recap. Soil is an important natural resource. Soil has many plants and animals in it. Soil is formed by weathering of rocks. This occurs due to natural factors like change in temperature, pressure, volcanic eruptions, sea waves and earthquakes. Soils of different regions differ in texture, size of particles, water holding capacity and percolation. Soil can be acidic, alkaline or neutral. Soil can be of different colors. This is due to the presence of different minerals in it. Soil shows different layers called horizons. The horizons are named as O, A, B, C and R. Humus forms the topsoil and is rich in organic matter. Subsoil is rich in minerals. The lowest horizon is the R horizon, which is a layer of unweathered rocks called the parent rock or the bedrock. Living creatures such as earthworms are considered to be nature's tiller as they help in tilling the soil and making it fertile by their excreta. The best suited soil for plants is loamy soil, which has moderate water holding capacity, is rich in organic matter and has considerable porosity and permeability. There are mainly four types of soil that are found in 4 different regions of the country. Carrying away of the top soil by the action of wind and water is called soil erosion. Soil erosion can be prevented by planting trees. So I hope that this chapter is clear to all, and answering questions based on this chapter will now be easy.